जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, हम लोग अभी अटेम्प्ट करेंगे फेब मार्च 26 पेपर 12। देखिएगा ज़रा। कहता है वुड व्हाट कुड कॉज अ रिडक्शन इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री। हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम करवाना है, यानी कि एक तरीके से हमें अपने पोटेंशियल को कम करवाना है। पोटेंशियल कम करने का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, या डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो जाए, या मशीनरी ख़राब हो जाए, इन चीज़ों से हमारे पास रिसोर्स कम होती है, पोटेंशियल कम होता है। तो पहला ऑप्शन वो कहता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन। बेटे पॉपुलेशन इज योर रिसोर्स, और अगर पॉपुलेशन कम होती है तो उससे आपके पोटेंशियल पे अफेक्ट आता है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। और डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, इससे आपके पास बेटा उसने रिडक्शन पूछा हुआ है, यहाँ पर डिस्कवरी बोल रहा है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज बढ़ेंगी आपके पास, कम नहीं होंगी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इससे भी रिसोर्सेज बढ़ती हैं। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट का लिंक पोटेंशियल के साथ नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट का लिंक होता है एक्चुअल के साथ। जैसे कि ये मेरा पोटेंशियल है और ये करंटली मेरा एक्चुअल पॉइंट है, तो एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का जो गैप है ये मेरी अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये फ्यूचर एमसीक्यूज के लिए भी बता रहा हूँ। अगर वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि मेरा एक्चुअल पीछे आ रहा है। और अगर वो कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, इसका मतलब है कि मेरा एक्चुअल आगे जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट से पोटेंशियल पे कभी भी अफेक्ट नहीं पड़ता, औकात पे कभी भी अफेक्ट नहीं पड़ता, वो आपकी अपनी जगह पर ही रहती है। तो करेक्ट आंसर इज ए। A government reduces social security spending by 10 billion in order to increase its defense spending by 10 billion. What is this an example of? कहता है कि हमने, इस तरह समझो, इस तरह समझो कि आपके फादर ने आपको 100 रुपए की पॉकेट मनी दी। ठीक है। अब आपने क्या सोचा है, आपने 50 रुपया गुड एक्स के लिए रखा हुआ है, 50 रुपया गुड वाई के लिए रखा हुआ है। आपने कहा कि यार अब से मैं पता है क्या करूंगा, मैं 40 रुपए गुड एक्स को दूंगा और मैं 60 रुपए गुड वाई को दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप रीएलोकेट कर रहे हो अपने पैसों को जो आपके फादर ने आपको दिए। ठीक है। इससे ना ही आपके पोटेंशियल पे कोई अफेक्ट आएगा, ना ही वो इंक्रीज होगा, ना ही वो डिक्रीज होगा। क्योंकि जितने पैसे आपको मिल रहे हैं, आप उसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में चल रहे हो। अगर गवर्नमेंट 10 बिलियन से सोशल सिक्योरिटी कम कर रहा है, तो 10 बिलियन से डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। एक जगह पे स्पेंडिंग कम कर रहा है, एक जगह पर स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, और इक्वल अमाउंट से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रीएलोकेट कर रहा है, जिस तरीके से आप रीएलोकेट कर रहे हैं अपने 100 रुपए की पॉकेट मनी को। तो करेक्ट आंसर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आगे चले। The diagram shows an economy located at point X on an initial production possibility curve PPC1. The government would like to move to point Y on PPC2. Which policy is likely to achieve this outcome? आप X पे बैठे हुए हैं और आपको Y पे जाना है, और Y पे जाने के लिए आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप Y पे नहीं जा सकते। तो आपने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर आपका पोटेंशियल बढ़ रहा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कंज्यूमर गुड्स। देखो पोटेंशियल बढ़ने की ना कुछ शराइत होती हैं जो मैंने क्वेश्चन 1 में भी आपको बताई थी। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाना, ट्रेनिंग मिल जाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाना, न्यू रिजर्व्स का मिल जाना, औकात बढ़ाना इज योर ऑब्जेक्टिव। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं तो उससे गुड की औकात नहीं बढ़ रही। ठीक है, गुड की औकात नहीं बढ़ रही, कोई क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, वर्कर की एफिशिएंसी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, वो अपनी जगह पर ही है। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, हमें औकात को बढ़ाना है। इनकरेज द आय वाला इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर इनटू द कंट्री। आय वाले इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ वर्कर्स, इंपोर्ट ऑफ वर्कर्स। बाहर से गोरा आपके मुल्क आ रहा है काम करने, तो अपना दिमाग भी लेके आएगा, अपनी स्किल्स भी लेके आएगा, अपनी क्वालिटी भी लेके आएगा। ठीक है। तो जब आय वाला इमिग्रेशन होता है तो उससे औकात बढ़ती है। ट्रेन द अनएम्प्लॉयड टू हेल्प देम गेट जॉब्स। कहता है कि यार जो आपके पास बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको हम लोग जॉब दिलवाने के लिए इन फ्यूचर हेल्प कर सकें। जॉब मिली नहीं है, जॉब मिली नहीं है, उनको अभी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, उनको अभी तक सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए वाई तक पहुंचने के लिए ये शर्त है कि इनको जॉब भी तो मिले। तो भाई आप अपना एक्चुअल पोटेंशियल तक कैसे लेके जाओगे? जब लोगों को जॉब मिलेगी तभी लेके जाएंगे ना। डी कहता है ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड। बेटे अगर आप कैपिटल गुड से कंज्यूमर गुड की तरफ जा रहे हो, तो मतलब फ्यूचर में तो आपका पोटेंशियल बढ़ ही नहीं सकता।
अभी आप फोकस कर रहे हैं फिनिश गुड पे। यानी कि आप इन फ्यूचर अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है या आपके मुल्क में आबादी बढ़ जाती है, ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, आप तब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी कंज्यूमर गुड बना रहे हो, कैपिटल गुड नहीं बना रहे। हाँ, अगर ये ऑप्शन ऐसे होता कि फोकस मोर ऑन कैपिटल गुड रादर देन कंज्यूमर गुड, तब करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बेटा बी बन रहा है आपका। What is likely to reduce the price of an airline's flights? Increase competition from new airline companies। भाई चांसेस हैं जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतनी डिमांड इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि उतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो चांसेस हैं कि फर्म्स अपनी प्राइसेस, टिकट की प्राइस कम कर सकें। इंक्रीज डिमांड फॉर फ्लाइट्स। बेटे अगर डिमांड फॉर फ्लाइट बढ़ती है ना, तो उससे आपकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपको डायग्राम बना के भी प्रूफ करूं, ये मामला चल रहे हैं आपके पास। अगर डिमांड फॉर फ्लाइट बढ़ती है तो बेटा ये देखो प्राइस बढ़ रही है। ठीक है ना, प्राइस कम नहीं हो रही, हमने प्राइस को कम करना है। इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइसेस। बेटे फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, आपकी सप्लाई कम होगी, तो आपकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगी, प्राइसेस कम नहीं होंगी। इंक्रीज वेजेस फॉर एयरलाइन स्टाफ, इसका भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, हमने प्राइसेस को कम करना है। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर गुड्स। सही है। आप इक्विलिब्रियम आपका जेड पे आता है और आप ऑपरेट कर रहे हैं प्राइस लेवल P1 पे। इफ द करंट डिसइक्विलिब्रियम प्राइस इज एट P1, उसने खुद बोल दिया कि डिसइक्विलिब्रियम है और अबव द इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कि आपकी मार्केट में सरप्लस चल रहा है। If the current disequilibrium price is at P1, what will need to happen to adjust to the market equilibrium point Z? देखो सरप्लस का मतलब क्या है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना शुरू हो जाऊं। तो बेटा पहला ऑप्शन कहता है अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई फ्रॉम Y टू Z एंड एन एक्सटेंशन इन डिमांड फ्रॉम X टू Z। यानी कि वो आपसे आसान लफ्जों में पार्ट ए में कहता है कि आप अपनी प्राइस कम कर लें। ठीक है, आप इधर ऑपरेट कर रहे हैं ना, आप इधर ऑपरेट कर रहे हैं, आप प्राइस कम कर लें। जब आप प्राइस कम करेंगे तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम वाई टू जेड और डिमांड एक्सटेंड होगी फ्रॉम एक्स टू जेड। ऐसा ही हो रहा है ना, आप नीचे जेड की तरफ आ रहे हो, आप इस प्राइस पे आ रहे हो। जो बच्चों को मैंने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम, उनको तो ये बात पता है कि भाई आपकी नई प्राइस ये चलेगी अब, जो इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यानी कि सप्लाई एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और डिमांड आपकी एक्सटेंड हो रही है। तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। द डिमांड कर्व विल नीड टू शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम एक्स टू वाई। कहता है कि डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एक्स टू वाई। बेटे ये सरप्लस खत्म करने की कंडीशन नहीं होती। सरप्लस होता क्यों है? प्राइस की वजह से अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम करो ना, सीधा सीधा। अब आप उसके अंदर शिफ्टिंग का गेम ले आओगे तो फिर तो वो और मार्केट को खराब करेगा, वो और सीधा नहीं करेगा। गवर्नमेंट विल नीड टू सेट अ मिनिमम प्राइस एट P1। कहता जी मिनिमम प्राइस लगा दो। क्यों? तो मिनिमम प्राइस से भी तो सरप्लस रहेगा। हमें तो सरप्लस खत्म करना है ना भाई, हमें तो इक्विलिब्रियम पे आना है। अगर हम लोग मिनिमम प्राइस लगा देते हैं तो जेड पे तो इक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं होगा। और अगर मैं बी की भी बात करूं, कहता जी राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। चलो मैं ये मानता हूं कि अगर डिमांड राइटवर्ड गया तो इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कहां पर रहना है? पॉइंट जेड पे। डी कहता है सप्लाई कर्व विल नीड टू शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम वाई टू एक्स। कहता है जी सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। अब इसमें भी वही मसला है, हमें रहना है जेड पे और इक्विलिब्रियम बनेगा इधर, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। Which combination of changes in price and quantity demanded would result in the PED of -0.1? -0.1 यानी कि आपको यहाँ पर उसने दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, आपने बस इक्वेशन को लगा के डिवाइड करके आंसर निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अलग अलग। बेटे पीईडी का फॉर्मूला होता है पीईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। रुके मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ज़रा। तो भाई पहले वाले की जो इक्वेशन बन रही है
-0.05 डिवाइडेड बाय -0.05, तो इसमें तो 1 आएगा ना बेटा। माइनस -0.05 डिवाइड बाय -0.05, ये तो सीधा सीधा 1 आ रहा है। हमने तो 0.1 निकालनी है, ठीक है। -1/10, यहाँ पर आपका 0.1 आ रहा है। 100/10, यहाँ पर आपका +10 आ रहा है, ठीक है। और 20.1/20, ये आपका पता नहीं कोई 1.05 करके कुछ होगा। 20.1/20, 1.005, 1.005। तो बेटा ये जो बी है आपका, यहाँ पर आपके पास -0.1 की इक्वेशन की वजह से आंसर आता है। तो 6 का आंसर आपके पास बी बन जाएगा। व्हाट इज अ की फीचर ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम? बेटे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के रूल को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की एज सच कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। बेटे ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये फ्री मार्केट नहीं है। कंपटीशन बिटवीन फर्म्स रिजल्ट्स इन लोअर प्राइसेस एंड मोर चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, ये आपका पॉसिबल आंसर है। कंपटीशन होता है, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो हर फर्म चाहती है कि उसके पास कस्टमर आए, उसके पास कस्टमर को लाने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। तो फर्म्स ट्राई टू रिड्यूस देयर प्राइस। द गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरवीन्स, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिख दिया उसने। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो है वो मार्केट इकोनॉमी में कोई एज सच मामला नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट एसेट्स टू पब्लिक सेक्टर, अगेन गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सम प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन अ फ्री मार्केट allocate resources inefficiently by causing external cost, which economic concept does this describe? बेटे एक्सटर्नल कॉस्ट आ रही है। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और ये चीज आप लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ी थी? मार्केट फेलियर। द गवर्नमेंट गिव्स फार्मर्स अ सब्सिडी ऑफ $5 per kg to supply food to the open market where X is the original equilibrium position। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये क्या कर रहा है? सब्सिडीज दे रहा है आपको $5 की, ठीक है। The effect is illustrated in the diagram shown. What will be the new equilibrium price and quantity supplied as a result of subsidy? बेटे सब्सिडी मिलने के बाद क्या नई प्राइस होगी, और आपके पास क्या नई क्वांटिटी आ रही होगी? बहुत ही जो है ना हल्का सवाल है। देखो उसने ना ये वाला सप्लाई कर्व आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सब्सिडी मिलने की वजह से आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है, और जब भी सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं करती, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। यानी कि हम S1 से उठ के आ गए S2 पे, आप X से उठ के आ गए E पे। E पे आप कितना माल सेल कर रहे हो? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है आपकी? 25। और E पे आपकी क्या प्राइस चल रही है? ये मेरे ख्याल में 11 होनी चाहिए, फिर 11 12 13, हाँ तो 11 होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर 9 का इज बी। वाई इज अ सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर्स? क्यों भाई सेंट्रल बैंक आपके लिए क्यों जरूरी होता है? पहला लिखा हुआ है फॉर द कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। बेटा ये गवर्नमेंट की वजह है, गवर्नमेंट के लिए रीजन है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टैक्स को कलेक्शन वगैरह कर रहा होता है, ट्रेजरी के अंदर टैक्सेस आपके जा रहे होते हैं। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यस, क्योंकि देखो सेंट्रल बैंक के हाथ में एक पावर होती है कि वो मनी सप्लाई के साथ खेल के इन्फ्लेशन भी ला सकता है, डिफ्लेशन भी ला सकता है, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सेंट्रल बैंक इस तरीके से खेल रहा होता है। तो हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी। फॉर द प्रोविजन ऑफ लोन फैसिलिटी, बेटे सेंट्रल बैंक कभी भी आम आवाम को, आपको या मुझे लोन नहीं देगा, उसके लिए कमर्शियल बैंक्स बनाए जाते हैं। फॉर द प्रोविजन ऑफ सेविंग अकाउंट, सेम काम यहाँ पे है कि सेंट्रल बैंक कभी भी हमें आम आवाम को सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देता। What might have caused saving to rise faster than incomes in a particular year? कहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं और स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। ए कहता है इनकम्स इंक्रीज्ड एट अ ग्रेटर रेट देन इन्फ्लेशन। यानी कि वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि लेट से लोगों की नॉमिनल इनकम 20% से बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन मुल्क में 10% से बढ़ रही है। तो इन रियल टर्म्स आपकी इनकम कितने से बढ़ गई? 10% से।
अब 10% से अगर आपकी रियल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छा खासा चंक अपनी इनकम का सेविंग के तौर पे यूज कर सकते हो। तो पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट हमने आगे के भी ऑप्शंस पढ़ने। तो ए में वो कहता है कि आपकी इनकम ज्यादा से बढ़ रही है और महंगाई कम से बढ़ रही है, तो आपके लिए सेविंग के पैसे बच रहे हैं। इंक्रीज्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। भाई वो आपसे कह रहा है कि आप सेविंग कर रहे हैं, स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहा वो आपसे। इंटरेस्ट रेट्स फेल लीडिंग टू अ फॉल इन द रिटर्न ऑन सेविंग। तो भाई अगर तो इंटरेस्ट रेट गिर गया, यानी कि लेट से इंटरेस्ट 10% चल रहा था, 5% हो गया, तो बेटा आपको सेव करने पे इंसेंटिव ही कोई नहीं है, तो आप सेविंग क्यों करेंगे? ठीक है, हमें तो वो चीज़ देखनी जिससे आपकी सेविंग बढ़े। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज, अगर इनकम टैक्स बढ़ जाता है तो आपके पास तो टेक होम सैलरी ही कम हो गई। आप अपना घर चलाएंगे कि आप सेविंग के लिए पैसे जमा करेंगे? तो यहां पर आपके पास सेविंग कम होगी, बढ़ेगी नहीं। On average, doctors earn more than bus drivers, which change would be likely to reduce the earning gap between doctor and bus driver। कहता है जी ऑन एवरेज क्या होता है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू बस ड्राइवर, यानी कि इनकी जो इनकम है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे ये गैप छोटा हो जाए? पहला ऑप्शन वो आपसे कहता है अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स अर्नड बाय बस कंपनीज। बस कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, मैं मिसाल देता हूँ इस तरीके से कि भाई डॉक्टर की इनकम 100 रुपये है, बस ड्राइवर की इनकम 50 रुपये है। तो अभी गैप कितने का चल रहा है? अभी दोनों की इनकम में गैप चल रहा है 50 रुपये का। अब वो पहले ऑप्शन में कहता है कि जो कंपनी है, बस वाली कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट गिर गया, यानी कि 50 रुपये से कितना हो गया, 40। तो बेटा गैप तो और बढ़ जाएगा ना। गैप कितने का हो गया? 60 का हो गया। अब तो हमें गैप कम करना है। अ डिक्रीज इन द क्वालिफिकेशन नीडेड टू बी अ डॉक्टर। कहता है कि यार डॉक्टर बनने में जो क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए ना, वो कम हो जाए। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। देखो ये सवाल है लेबर मार्केट का। लेबर मार्केट में मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई भी है कि यार डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर किस तरीके से अफेक्ट कर रही होती है, या वेज रेट किस तरीके से अफेक्ट कर रही होती है। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग वेज रेट के अंदर एक पॉइंट होता है, वो कहता है कि यार अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब करनी है, फॉर एग्जांपल, आपको वो जॉब करने के लिए जितनी एजुकेशन चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी वेजेस होंगी। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, ये लोग ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि जिस स्टेज पे वो अभी हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, बड़ी मेहनत की है। पता नहीं कितनी दर्जनों डिग्रीज की हैं, दर्जनों जगह पे टेस्ट दिए हैं, प्रैक्टिकल पता नहीं कितने किए हैं। आखिर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, इतना मुश्किल है डॉक्टर बनना, तभी तो पैसे भी ज्यादा है ना। तो अगर हम लोग क्वालिफिकेशन कम करते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे यार डॉक्टर बनने के लिए आपको 10 साल की पढ़ाई नहीं करनी, 5 साल में पढ़ के आ जाओ, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कम हो गई, चीजें आसान हो गई। तो जब चीजें आसान होंगी, क्वालिफिकेशन कम होंगी, मुश्किलात कम होंगी, तो डॉक्टर्स के पैसे भी कम होंगे। सीधी सी बात है ना, डॉक्टर की वेजेस भी कम होगी, क्योंकि देखो क्राइटेरिया क्या है, जितनी ज्यादा स्किल्स चाहिए उतनी ज्यादा वेज रेट, जितनी कम स्किल्स चाहिए उतनी कम वेज रेट, ठीक है। तो डॉक्टर्स की वेजेस कम होंगी, लेट से भाई अब ये 90 रुपीज की उनकी हो गई है इनकम, तो 90 - 50, बेटा गैप कितने का आ गया, 40 का आ गया। आपका गैप यहाँ पे कम हो रहा है। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मेडिकल केयर, यानी कि डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो बेटा उससे डॉक्टर की वेजेस और बढ़ेंगी और गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट। सप्लाई ऑफ बस ड्राइवर्स, सप्लाई ऑफ बस ड्राइवर बेटा इससे बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ बस ड्राइवर इससे बढ़ेगी। और जब सप्लाई ऑफ बस ड्राइवर बढ़ती है तो वेज रेट ऑफ बस ड्राइवर ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। 13 पे आ जाओ। A car manufacturer has increased the amount of specialization in its factory. Which diagram shows the impact on the market for the manufacturer's cars? कहता है कि यार हम लोग ने स्पेशलाइजेशन बढ़ा दी है, और स्पेशलाइजेशन का लिंक किसके साथ होता है बेटा? स्पेशलाइजेशन का लिंक होता है लेबर के साथ, ठीक है। आपने स्पेशलाइजेशन बढ़ा दी है, वर्कर आपका, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, काम फास्ट हो गया है, वेस्टेज कम हो गई है। इन सारी चीज़ों से आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन सारी चीज़ों से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, और हम 13 में डी पे चले जाएंगे।
14 कहता है, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन अ फर्म जॉइंस ट्रेड यूनियन, व्हाट वुड द यूनियन बी एक्सपेक्टेड टू डू। ट्रेड यूनियन का क्या काम होता है भाई? अरेंज फॉर लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी टू बी इंट्रोड्यूस, मानी कि वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे कि जी हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो कि लेबर को जो है वो हम लोग अरेंज करके दें। ये ट्रेड यूनियन का काम थोड़ी होता है भाई। डिस्कस सेफ्टी इश्यूज इन द वर्क प्लेस, ये ट्रेड यूनियन का काम होता है। पापा है ना ट्रेड यूनियन, अब्बू है, तो जो बच्चे को मसला होगा वो फिर अब्बू जाकर डिस्कस करेंगे। इंश्योर जॉब सिक्योरिटी बाय प्रोमोटिंग द फर्म्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग। भाई क्या ट्रेड यूनियन है कि करीना कपूर है प्रमोट कर रही है जाके अपना प्रोडक्ट को। नेगोशिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विद मेजर बायर्स ऑन द ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, फर्म के प्रोडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं ट्रेड यूनियन को, उनको लेना देना है अपने वर्कर्स के साथ। The table shows output, total cost and total variable cost. What can be concluded from the data? बेटा आपके पास फिक्स कॉस्ट है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, इजीली टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2,000 आ गई, यहाँ पर 3,000 आ गई, ठीक है, यहाँ पर 4,000 आ गई, यहाँ पर 5,000 आ गई। सही है, आपने इजीली टोटल कॉस्ट निकाल ली। अच्छा आपके पास आउटपुट भी गिवन है, तो आप बेटा एवरेज कॉस्ट भी तो निकाल सकते हो। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, आप ये भी निकाल सकते हो। आप एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हो, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो आउटपुट है ना, तो आप किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हैं। तो क्या क्या चीजें भाई हम निकाल सकते हैं यहां पर? एवरेज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, गलत। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा फॉल होता है। कैसे? यहां पर देखो, फिक्स कॉस्ट है 1,000, आउटपुट है 5, तो यहां पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 200। फिक्स कॉस्ट 1,000, आउटपुट है 10, तो यहां पर कितनी आ गई? 100। यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ आ जानी चाहिए 30 के आसपास, आ जानी चाहिए। यहाँ पर आपके पास 25 के आसपास आनी चाहिए, मतलब कि मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो भाई ओवरऑल आपके पास जो है वो गिर ही रहा है, ठीक है ना। 50 के आसपास आनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 50 आएगी, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में 70 के आसपास कुछ आनी चाहिए, तो ये गिर ही रहा है, कांस्टेंट नहीं है। एवरेज टोटल कॉस्ट राइजेस, ये भी निकाल लेते हैं भाई। 2,000 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 400। 3,000 डिवाइड बाय 10, 300। 4,000 डिवाइड बाय 15, 266। और 5,000 डिवाइड बाय 20, 250। गिर रही है ये तो, बढ़ तो नहीं रही। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा अब इसको देख लेते हैं भाई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, 1,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 200। 2,000 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 200। 3,000 डिवाइड बाय 15 कितना होता है? 200। और 4,000 डिवाइड बाय 20 कितना होता है? 200। तो ये करेक्ट आंसर है आपका कि आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है। टोटल कॉस्ट फॉल, भाई टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है यार, ये रहा टोटल कॉस्ट, बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। व्हाट अलाउज अ मोनोपोली टू चार्ज अ हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट? बेटा मोनोपोली के कोई एज सच कंपटीशन नहीं होता। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, तो सब्स्टिट्यूट्स नन, यहाँ पर सी या डी में से कोई एक करेक्ट आंसर है। अब सवाल ये कि बैरियर टू एंट्री हाई हो के लो हो, बेटे बैरियर टू एंट्री हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैरियर टू एंट्री का मतलब होता है रुकावटें, एक मार्केट में घुसने की रुकावटें। अगर तो बैरियर टू एंट्री लो होगी तो हर बंदा मार्केट में एंटर हो सकता है। जब हर बंदा ही मार्केट में एंटर हो सकता है तो फिर तो मोनोपोली कभी भी पावर बन ही नहीं पाएगी। समझे? तो जितनी ज्यादा बैरियर टू एंट्री होगी, जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी, उतना कम कंपटीशन मार्केट में आएगा। विच गवर्नमेंट एक्शंस आर प्राइमरीली एम्ड एट अचीविंग एन इंटरनेशनल इम्पैक्ट? कहता है जी हमने इंटरनेशनल इम्पैक्ट लेके आना है, और हम लोग ऐसा क्या करें कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ जाए? सेटिंग अ मिनिमम वेज, बेटा ये कंट्री के अंदर ही होता है, ये कंट्री के बाहर नहीं होता, ठीक है। तो आंसर आपका ए या बी में से एक है। डेप्रीसिएटिंग द एक्सचेंज रेट, हम अपने एक्सचेंज रेट को डेप्रीसिएट करते हैं।
बेटे जब हम लोग अपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिसिएट करेंगे हमारा माल सस्ता होगा। जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसमें हमारा एक नाम पैदा होगा क्योंकि हमारी प्राइस कम है, और हम लोग इंटरनेशनली कंपैरेटिव हो जाएंगे। तो आपको जो है वो कर देना चाहिए भाई डेप्रिसिएटिंग, यानी कि डेप्रिसिएट करना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए एक्सचेंज रेट को। डीरेगुलेटिंग इंडस्ट्री भाई कंट्री के अंदर वाला मामला है, वो बाहर वाला मामला नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग टैरिफ, इससे भी इंटरनेशनल इम्पैक्ट आता है। आपने टैरिफ वगैरह लगा दिए तो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो फंसेंगे। करेक्ट आंसर इज बी। गवर्नमेंट्स एम टू इनकरेज स्टेबल प्राइसेस बिकॉज इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट इन करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहता है कि हम लोग प्राइसेस को स्टेबल रखना चाहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, यानी कि आपके इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और आपके एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं। हाउ डज हाई इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट टू करंट अकाउंट डेफिसिट? सिंपल है, आपको मैंने यहीं पे बता दिया है कि आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। कंट्रीज हैव टू बार्टर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर रॉ मटेरियल। नो, अजीब सा ही बेकार सा पॉइंट है। बार्टर का मतलब क्या होता है? कि आपने अंडे दे के दही ले ली सामने से, तो पाकिस्तान अंडे देगा और इंडिया से दही ले लेगा? बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स लूज देयर कंपैरेटिवनेस, क्योंकि आपका माल महंगा हो रहा है और आपके एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स इंक्रीज। देखो, अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है तो आपके मुल्क में लोग क्यों आएंगे विजिट करना? हॉलीडेज महंगी हो रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, उनका स्टे महंगा हो रहा है, वो पागल हैं आपके मुल्क में रहने आएंगे। स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्टेड गुड इज नॉट रिड्यूस्ड, इट इज इंक्रीज्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी। विच फीचर ऑफ अ टैक्स इज नॉट डिजायरेबल? इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है आपका जो कि टैक्स के हवाले से डिजायरेबल नहीं होना चाहिए? सर्टेनिटी रिगार्डिंग द पेमेंट रिक्वायर्ड। बेटा ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का एक पार्ट है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सर्टेनिटी का मतलब है कि आपने टैक्स देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल दे दिया तो अगले 2 साल की छुट्टी हो गई, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता। कन्वीनियंट पेमेंट, ये कन्वीनियंस ये भी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इकोनॉमिक, ये भी आपके पास जो है वो कैनन्स के अंदर आ जाता है। इक्वल पेमेंट बाय ऑल सिटीजन्स, यानी कि अरबपति आदमी और फकीर आदमी दोनों बराबर टैक्स पे करेंगे। अरबपति भी 10% पे करेगा, फकीर भी 10% पे करेगा। अरे भाई फकीर बेचारा कैसे 10% टैक्स पे करेगा? तो अरबपति से आप ज्यादा टैक्स लो, फकीर से कम टैक्स लो, समझे? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? मनी सप्लाई को बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट कम कर देना। कहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास? 20 में। अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। A country has high unemployment and low inflation. To reduce unemployment, the government increases its spending on education and training, causing a budget deficit. अच्छा भाई, what is most likely effect of this policy on inflation in the short run and in the long run? अच्छा अब देखो यहाँ पर ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पहले मैं जरा सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर लूँ। आपके मुल्क में ये एग्रीगेट डिमांड चल रही है, ये एग्रीगेट सप्लाई चल रही है, और ये मामला चल रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे ट्रेनिंग पे स्पेंडिंग करना शुरू की, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो आपका एडी बढ़ेगा। एडी बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? प्राइस बढ़ गई। तो शॉर्ट रन में तो आपकी प्राइस बढ़ रही है भाई, शॉर्ट रन में आपकी प्राइस बढ़ रही है। सवाल यहाँ पे ये है, सवाल यहाँ पे ये है कि आपकी लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट आएगा। देखो जब ट्रेनिंग आती है, एजुकेशन आती है, तो उससे वर्कर्स को क्या फायदा होता है कि वर्कर लोग बेहतर प्रोड्यूस करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं, आउटपुट ज्यादा करते हैं। तो लॉन्ग रन में जाके जब उसको ट्रेनिंग वगैरह मिल गई तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। और जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो उससे आपकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सी बन जाएगा। अच्छा भाई 22 पे आइएगा, आप क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज पब्लिश्ड बाय एन इकोनॉमी सेंट्रल बैंक इन विच केस वॉज रियल जीडीपी द हाईएस्ट। आपके पास नॉमिनल गिवन है, ठीक है। आपके पास इन्फ्लेशन गिवन है। आपको रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉमिनल को इन्फ्लेशन में से माइनस करना पड़ता है। यहाँ पर रियल जीडीपी 1% आ रहा है, यहाँ पर 2% आ रहा है, यहाँ पर -4% आ रहा है, यहाँ पर -1% आ रहा है। तो सबसे ज्यादा रियल जीडीपी आपका बी में आ रहा है। द टेबल शोज द परसेंटेज चेंज इन सम आइटम्स ऑफ द सीपीआई इन अ ईयर।
व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज चेंजेस? एनर्जी की प्राइस 16% से बढ़ रही है, फूड की प्राइस 18% से बढ़ रही है, हाउसिंग की प्राइस 10% से बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट की प्राइस 17% से बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए में वो कहता है इंटरेस्ट रेट्स विल नीड टू बी रिड्यूस। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात ये कि अगर आप इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते भी हैं तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने से तो एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी और तो प्राइसेस तो और बढ़ जाएंगी आपकी। दे विल बी मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है? फूड की प्राइस 18% से बढ़ रही है, गरीब बंदा क्या पत्थर खाएगा, दीवारें चाटेगा? वो किस तरह खाना खाएगा? देयर विल बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो यार, बिजनेसेस के लिए ना इन चारों में से एनर्जी भी यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज होती है, और ये टोटल अगर देखा जाए 33% से बढ़ रहा है, तो ये एक मसला पैदा कर सकता है। देयर विल बी अ डिमांड साइड डीफ्लेशन। भाई डीफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल गिर जाना। प्राइस गिर नहीं रही है, प्राइस बढ़ रही है। Cuba is said to be transitioning towards a market economic system. What is the most likely impact of this on the pattern of employment in Cuba? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पे जा रहे हैं तो मास अनएम्प्लॉयमेंट होगी आगे जाके, क्योंकि गवर्नमेंट हर बंदे को जॉब पे रखता है, ठीक है ना, प्राइवेट वाला हर बंदे को जॉब पे नहीं रखता। तो वो कहता है कि डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर। जाहिर है अगर आप मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पे जा रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया आपका। जितना भी वर्कर वहां पे काम करता था वो सबका सब फारिग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो सकता है। अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर। गलत भाई, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में लोग बढ़ेंगे। अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स नहीं बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, प्राइवेट फर्म है ना तो बढ़ेगी, टर्शरी में भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। व्हाट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एच डी आई? कहता है जी इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट एच डी आई का नहीं होता? ईयर ऑफ स्कूलिंग एच डी आई में होता है, इनकम पर हेड एच डी आई में होता है, एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ है, बर्थ रेट, बर्थ वगैरह, स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये नहीं होता एच डी आई में। व्हाट कुड एक्सप्लेन द राइज इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन साइज डिस्पाइट अ फॉल इन इट्स बर्थ रेट? कहता है जी बर्थ रेट आपका गिर रहा है, उसके बावजूद मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो बाहर से गोरा आपके मुल्क में आके रह रहा है, या तो आपके मुल्क में बुढ़े नहीं मर रहे। तो ये दो रीजन आपके पास हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है अ बर्थ रेट दैट एक्सीड्स डेथ रेट। बी कहता है अ डेथ रेट दैट एक्सीड्स बर्थ रेट। सी कहता है नेट ई वाला इमिग्रेशन। नेट ई वाले इमिग्रेशन का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर, यानी कि यहां से बंदा उठ के दूसरे मुल्क जा रहा है तो हमारी तो पॉपुलेशन गिरेगी। यहां पर वो कह रहा है कि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। तो सी और डी दोनों में नेट ई वाला इमिग्रेशन लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। ऑप्शन आपका बचा ए या बी में से। अच्छा, अब उसने वो तो दो बातें की ही नहीं है जो मैंने आपको बताई थी, कि या तो डेथ रेट आपका कंटिन्यूसली कम हो रहा है, या फिर आपका जो बाहर से गोरा मुल्क में काम करने आ रहा है। तो दोनों ऑप्शंस को वापस से पढ़ लेते हैं। अ बर्थ रेट दैट एक्सीड्स डेथ रेट, इसका मतलब ये है कि यार आपके मुल्क में अगर बर्थ रेट 100 का है तो आपके मुल्क में डेथ रेट 50 का हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आ रही है। बी कहता है अ डेथ रेट दैट एक्सीड्स द बर्थ रेट। तो यहां पे वो उलट बात कर रहा है कि डेथ रेट ज्यादा है, लोग मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपकी पॉपुलेशन गिरेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। यहां पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा पूछता है सर यहाँ पर तो फॉल लिखा हुआ है, फॉल इन बर्थ रेट। भाई पहले 100 बच्चे पैदा हो रहे थे, अब 90 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अभी भी तो ज्यादा ही है ना, ठीक है। वॉट इज अ बेसिस फॉर स्पेशलाइजेशन एट अ नेशनल लेवल? बेटा, आप लोगों को अगर कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज याद हो तो उसके अंदर हम नेशनल लेवल पे किस तरीके से स्पेशलाइज करते थे? हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट करते थे डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज। तो करेक्ट आंसर है सी। द इम्पोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम कंट्री एक्स इनटू कंट्री वाई हैव बीन बैंड। बैंड बेटा बैन होता है तो वो क्या होता है? एम्बार्गो। What is necessary to be able to operate in a fixed exchange rate system? बेटे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फ्री मूवमेंट होती है फ्लोटिंग में, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है। फ्री ट्रेड का एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं होता। परमिशन फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर, मानी कि अगर मुझे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लेके चलना है तो मैं चाइना से दस्तखत लूं पहले कि भाई जान हमें अलाउ कर दे। ऐसा नहीं होता, अपनी मर्जी से चलते हैं। रिजर्व्स चाहिए होते हैं। अगर आपको याद हो टॉपिक, हम लोगों ने रिजर्व्स के बारे में एक बहुत हेल्दी डिस्कशन की थी।
A developing economy has a surplus on its trade in goods of 75 billion and a deficit in trade in service of 25 billion, while current account is in overall balance. अच्छा, which values of which values for प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम रिजल्ट इन द करंट अकाउंट बीइंग इन बैलेंस। अच्छा, अब देखो बैलेंस में होने का मतलब करंट अकाउंट जो है वो आपका जीरो चल रहा है, ठीक है। आंसर जीरो होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू ट्रेड इन गुड प्लस ट्रेड इन सर्विस प्लस नेट इनकम या प्राइमरी इनकम प्लस नेट ट्रांसफर या फिर सेकेंडरी इनकम, ठीक है। ट्रेड इन गुड कितना है आपके पास? 75 का पॉजिटिव। ट्रेड इन सर्विस है 25 का नेगेटिव। हमें जीरो अमाउंट चाहिए, तो अब यहां पे जरा देख लेते हैं। प्राइमरी इनकम कहता है जी 20 का डेफिसिट -20, और वो सरप्लस है 120 का। तो अगर मैं यहाँ पे जरा कैलकुलेट करूं, 75 -25 -20 +120, तो जीरो नहीं आ रहा, 150 आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है आपका। आगे आ जाओ। 75 - 25 50 होता है भाई, मैं 50 ही लेके चलूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ। 50 -30 -70 ये डेफिसिट में जा रहा है, -50 के डेफिसिट में जा रहा है, ठीक है। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है आपका। आगे आ जाए। सरप्लस ऑफ 35 सरप्लस ऑफ 15, तो ये आपका +100 आ गया, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सरप्लस ऑफ 40, सरप्लस ऑफ 40 एंड डेफिसिट ऑफ 90, क्या अमाउंट आ गई? जीरो। तो आपको जीरो लेके आना था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, ठीक है। तो बेटे ये था आपका फेब मार्च 2026 ओ लेवल IGCSE का पेपर 1।